वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है इस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने सवाल जवाब किए उस कॉम्प्रिहेंशन के। तीसरे लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स किए और उनके सवाल जवाब किए। और अब हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें बताऊंगा कि आपको के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और फिर उसके सवाल जवाब करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब है ना, हम शुरू करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कंडीशन आपको पता होगा ये कंडीशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन का मतलब शर्त, या कंडीशन का मतलब इफ़ या एल्स सिनारियो, कि यार अगर ये होगा, अगर एक चीज़ होगी तो फिर एक और चीज़ दूसरी होगी, एक चीज़ हुई तो दूसरी चीज़ होगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप सेफली ड्राइव करेंगे गाड़ी या बाइक, सेफली ड्राइव करेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक चीज़ करते हैं तो फिर उसकी वजह से एक और चीज़ होती है। कॉज एंड इफेक्ट, जो फिज़िक्स वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कॉज एंड इफेक्ट सिनारियो है यहाँ पे, कि एक चीज़ होती है तो उसके बदले में एक और चीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है यार? ज़ीरो कंडीशन में कि अगर एक चीज़ होती है तो फिर जो दूसरी चीज़ उसकी वजह से होगी ना, वो लाजमी ही होगी, हमेशा ही होगी। ज़ीरो कंडीशन, इसका मतलब ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब यही है कि लाजमी ही होगा, कोई मतलब आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी। अगर एक चीज़ हुई तो वो दूसरी चीज़ लाजमी ही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। उन्होंने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज अगर ऊपर आया सुबह को तो रोशनी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज ऊपर पड़ा हुआ है और रोशनी ना हो। वैसे ही अगर सूरज चला जाता है, जब शाम या रात को, जब सूरज नहीं होता तो अंधेरा होता है। यहाँ पे क्या है कि यार जब सूरज ऊपर होगा तब रोशनी होगी, और अगर सूरज नहीं हुआ तो रोशनी नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो गई? कंडीशन, शर्त है कि यार अगर एक चीज़ हो रही है तो उसकी वजह से उसके रिप्लाई में एक और चीज़ लाजमी ही होगी। तो अब ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द जीरो कंडीशनल इज यूज टू नरेट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स। बस ये कह रहा है कि यहाँ पे एक लॉ रूल है कि यार
अगर एक चीज़ होगी तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ हमेशा लाजमी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इफ स्लैश व्हेन, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। ये कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है एमी, पर हाँ मैंने एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्फ़ को हीट करेंगे, अगर आप बर्फ़ को गरमाइश देंगे तो वो पिघल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार मैंने बर्फ़ को गरमाइश दी, उसको गर्म किया और वो मेल्ट ना हो, ना पिघले, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पे आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार जब बर्फ़ को हम गर्म कर रहे हैं तो वो पिघल रही है, और ये हमेशा ही होगा, लाजमी होगा। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, वही जब सूरज गिर जाता है, जब सूरज चला जाता है तो हमेशा अंधेरा हो जाता है। ये है दूसरा। और इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कांट स्लीप एट नाइट। तो कुछ लोग होते हैं, ये हर किसी में नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो रात में नींद नहीं आती उनको। तो ये हैं आपकी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर आते हैं हम टाइप 1 कंडीशन, ओपन कंडीशन। पहले ये हो रहा था कि यार एक चीज़ जब हो रही थी, एक इफेक्ट, एक कॉज हो रहा था, कॉज एंड इफेक्ट, जब हम पढ़ रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल सूरज ऊपर आ जाता है। जब सूरज ऊपर आ जाता है, एक चीज़ हो गई ये, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि रोशनी आ जाएगी, वो दूसरी चीज़ हो गई, और वो लाजमी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा होगा। टाइप 1 जो कंडीशन है उसमें यह है कि अगर एक चीज़ होती है तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरी चीज़ हो, वो हमेशा लाजमी नहीं है, वो नहीं भी हो सकती है। अब ये इसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे इफ़ ही गेट्स हियर सून आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट। यहाँ पे ये लिखा है कि यार जब मेरा दोस्त आएगा यहाँ पे तो मैं उससे एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। ज़रूरी तो नहीं है, वो नहीं भी कर सकता बात, ज़रूरी तो नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। अब यहाँ पे ना डिपेंडेंसी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ ही गेट्स हियर सून, यहाँ पे यह है कि यार जब वो यहाँ पे जल्दी पहुँचेगा, लेकिन यार लाजमी तो नहीं है कि वो जल्दी पहुँचे, सबसे पहली बात ये। और दूसरा ये कि जब वो जल्दी पहुँचेगा उसके बाद वो यहाँ पे कह रहा है आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट। आई विल मतलब लाजमी नहीं है, वो नहीं भी बात कर सकता, लाजमी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टाइप 1 कंडीशन आ जाती है, टाइप 1 ओपन कंडीशन, के यार जो पहली चीज़ हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि हो, और अगर वो होती भी है तो उसके बदले में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो। अब जैसे सूरज है, वो हमेशा ऊपर ही आता है, और जब वो ऊपर आता है तो रोशनी ही आती है। लेकिन लेट्स से आपका दोस्त है, वो जल्दी भी नहीं आ सकता। लेट्स से आपने उसको कहीं घूमने के लिए बुलाया हो, कहीं पे भी, और वो जल्दी नहीं आया। वो जल्दी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। और अगर वो जल्दी आ भी जाता है या नहीं भी आता, तो तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ के बारे में उससे बात करें। आप एक चीज़ उसे छुपा भी सकते हैं। ये होते हैं टाइप 1 कंडीशंस, कि यार जो एक चीज़ हो रही है ज़रूरी नहीं है कि वो हो, और उसके बदले में जब वो चीज़ हो जाती है या नहीं हो जाती, तो वो दूसरी चीज़ जो है, जो उसकी वजह से होगी, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से, वो ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं कि वो हो। तो अब हम आते हैं इस सवाल पे जिसमें ना सेंटेंस कंप्लीशन है। ये है ना, इसमें सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ना, आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, वो फुल आएंगे। अब इसमें जब आप ये करेंगे तो अब इसमें रूल है एक, कि यार अगर इफ़ लगा होता है, इफ़, ये यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे भी इफ़ है, और यहाँ पे इफ़ है, सब में देख रहे हैं इफ़ लगा हुआ है। अब एक रूल है कि यार जब भी इफ़ लगा होगा, इफ़ के बाद फिर एक कोई चीज़ होगी, आइदर आपके बारे में बात की जा रही होगी या आपके दोस्तों के बारे में या फिर एक किसी चीज़ के बारे में। जैसे इफ़ इट, पहला सवाल है इफ़ इट रेन्स टुमारो, यहाँ पे बारिश के बारे में बात की जा रही है, वेदर के बारे में बात की जा रही है, तो वो एक चीज़ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, आप इंसान के बारे में बात नहीं की जा रही। तो अब एक रूल है, वो रूल है ना, मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर आपके बारे में बात की जा रही है या फिर एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आप भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके बारे में, खाली आपके बारे में अगर खाली आई होगा तो मतलब खाली आप हो गए, या फिर देम होगा मतलब आपके दोस्त हो गए, जिसमें आप भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, देम है। लेकिन अगर दे या देम होगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर आएगा,
जो अल्फाज जो वर्ब आएगा ना उसके बाद ये नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होगा। और अगर अगर आपके किसी खाली एक दोस्त के बारे में बात की जा रही है, ही या शी, अगर ही या शी यूज़ किया जा रहा है या फिर इट यूज़ किया जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर प्लूरल यूज़ किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब है ना, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल करके। जैसे कि इफ़ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, हमें रेन यूज़ करना है। अब रेन होगा या फिर रेन्स होगा, किसी दोनों में से कोई एक होगा, रेन या रेन्स, दोनों में से कोई एक। लेकिन होगा कौन सा? होगा रेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है इट। इट क्या है? एक कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट है। और हमने यहाँ पे बात की थी कि यार जब भी इट होगा तो हम प्लूरल वाला फॉर्म लिखेंगे, और रेन्स प्लूरल है। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा रेन्स। फिर उसके बाद आता है दूसरा सवाल, जिसमें इफ़ आई डैश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा। इफ़ आई, अब यहाँ पे फिनिश है। अब फिनिश सिंगुलर है और उसका प्लूरल जो है वो है फिनिशेस। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा? अब आप देख रहे हैं मैंने रूल पढ़ाया था, जब आई होगा तो सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे फिनिशेस नहीं, फिनिश होगा, सिंगुलर। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, इफ़ आई, आई है तो उसके बाद सिंगुलर आएगा तो फिनिश। अगर यहाँ पे ही होता या शी होता या इट होता तो यहाँ पे फिनिशेस होता है, इफ़ ही फिनिशेस या फिर इफ़ आई फिनिश। आप कहेंगे कि ये तो मैंने रूल आपको पढ़ाया, उसके अलावा एक और तरीका भी इसका है कि अगर आप किताबें ज़्यादा पढ़ते हो, नॉवेल्स या कहानियाँ, स्टोरीज़ या फिर एकेडमिक किताबें होती हैं, अगर आप वो ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका एक सिक्स सेंस बन जाता है। जैसे मूवीज़ में होता है ना सिक्स सेंस, वैसे ही आपका एक सिक्स सेंस बन जाता है कि वो बताता है कि यार अच्छा यहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। वो खुद ही आपका सिक्स सेंस है ना बताता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको ना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे उर्दू में होता है ना कि यार आपको पता होता है, बगैर सोचे आप बता सकते हैं, वैसे ही है ना इंग्लिश में भी एक सिक्स सेंस होता है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही बनता है। तो वैसे ही तो दो तरीके हैं, आइदर जो मैंने रूल अभी बताया या फिर आप एक सिक्स सेंस बनाते रहें जिससे ना वो प्रैक्टिस लगेगा। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन आप है ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रूल एक दफ़ा आपको याद हो गया, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये रूल ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगा और आपका सिक्स सेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। तो अब तीसरे पार्ट में आते हैं। इफ़ विल फेल द एग्ज़ाम शी विल फेल द एग्ज़ाम इफ़ शी डैश नॉट स्टडी टुनाइट। अब यहाँ पे ना मैं सबसे पहले फेल को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं पास लिख लेता हूँ, और नॉट है ना, नॉट को मैं हटा देता हूँ। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब इफ़ शी विल पास द एग्ज़ाम इफ़ शी डैश स्टडी टुनाइट। अब यहाँ पे लिखना है कि यार अगर ये पढ़ती है तो वो एग्ज़ाम पास करेगी। वो कब पढ़ेगी? जो कब पास होगी? जब वो पढ़ेगी। तो स्टडी जो है, स्टडी ये हमें यूज़ करना है। अब इसका जो सिंगुलर है वो है स्टडी, और जो प्लूरल है वो है स्टडीज़। अब कौन सा यूज़ करें? यार आप देख रहे हैं यहाँ पे शी है, आपके दोस्त के बारे में बात की जा रही है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे ज़्यादा इज्जत से, दे जा रही है। तो यहाँ पे आएगा स्टडीज, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट ये वाला तो रूल तो अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम करेंगे ये कि अब हम नॉट के साथ करेंगे, क्योंकि नॉट के साथ एक और रूल आता है। नॉट के साथ क्या है कि अगर नॉट होगा, जब भी आप नॉट देखें तो वहाँ पे आइदर डोंट या डजंट आएगा। ये है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब भी नॉट होगा, नॉट की वजह से जो अल्फाज यूज होंगे वो होंगे डोंट या डजंट। ठीक है, अगर नॉट होगा तो वहाँ पे आइदर आप डोंट यूज़ करेंगे या डजंट। अब आप कौन सा कब यूज़ करेंगे? डोंट तब यूज़ करेंगे जब आपके पास आई, दे, देम और दे होंगे। तो ये वाला जो है ना, ये हिस्सा, ये डोंट के साथ होगा। और अगर अगर ही, शी, इट ये प्लूरल वाला है तो डजंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होगा ये कि हमेशा, हमेशा होगा क्या इसके बाद?
फिर जब डोंट और डजंट लगा देंगे उसके बाद आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंगुलर। अब एक एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। नॉट है, ठीक है। अब यार नॉट आया तो हमें डोंट या डजंट लगाना है। अब हम क्या लगाएंगे यार, हम देख रहे हैं कि इफ़ के बाद शी है, शी है तो यार जो हमने रूल पढ़े हुए थे शी के हिसाब से हमें डजंट लगाना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर शी है तो उसकी वजह से डजंट आएगा, तो हम पहले सबसे डजंट लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टडी और स्टडीज़ हैं। अब वो स्टडी और स्टडीज़ में से स्टडी आपका सिंगुलर है, स्टडीज़ आपका प्लूरल है। लेकिन क्योंकि हमने डजंट लगा दिया है, अगर डजंट या डोंट लगेगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वाला ही लगेगा। तो स्टडी, अगर आपने देखा कि यार नॉट है तो आपने डजंट लिख लिया या डोंट लिख लिया, उसके बाद आपने ये हटा दिया स्टडीज़, बस यहाँ पे खाली स्टडी लिखना है। वो सिंगुलर प्लूरल वाली जो चीज़ है ना, वो क्योंकि डजंट की वजह से हो गई ना, वहाँ पे डिसाइड हो गई, तो उसकी वजह से अब खाली सिर्फ सिंगुलर ही लगाना है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप सिंगुलर फॉर्म लिख लें उसके बाद। तो अगर लेट्स से यहाँ पे आई होता, लेट्स से शी की जगह यहाँ पे आई होता, तो यहाँ पे होता इफ़ आई डोंट स्टडी। अगर आपके दोस्त होते तो देम होता तो वो दे डोंट स्टडी। ही होता तो ही डजंट स्टडी। इट होता तो इट डजंट स्टडी। तो यहाँ पे रूल क्या बन गया कि यार अगर नॉट आएगा तो हम आइदर डोंट या डजंट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम सिंगुलर वर्ड लगा लेंगे जो स्टडी का है, स्टडी। फिर उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। इफ़ ही डैश टू मच आइसक्रीम यू विल गेट अ स्टमक एक। अब ईट है यार, इफ़ के बाद ही लगा हुआ है और ही हमें पता है वो उसके बाद प्लूरल वर्ड आगा जो हमने लिखा था रूल में, तो यहाँ पे इफ़ ईट ईट्स होगा यहाँ पे, सिंपल। फिर उसके बाद दे विल कम टू द पार्टी इफ़ दे। अब दे आ गया, अब दे में क्या होगा, दे में सिंगुलर होगा। अब गेट है, गेट और गेट्स है। अब गेट और गेट्स में से हमें कौन सा यूज़ करना है, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा है, गेट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट। गेट्स तब होता है जब अगर ही या फिर एक बंदे के बारे में, ही या शी या इट के बारे में बात की जाती है, आपके दोस्त के बारे में, तो इफ़ ही गेट्स एन इनविटेशन। तो इससे क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। अब हम आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसका जो पहला सवाल है, अच्छा इसमें करना ये है कि हमें है ना वर्ब्स सही वाले इसमें डालने हैं। अब इसमें ऐसे कुछ सवाल हैं जिसमें ना दो दो आंसर होंगे। अब जैसे पहला सवाल है, अहमद वंडर्ड वेयर ही डैश हिज कीज। अब इसमें कौन से आंसर होंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन लीव्स। लीव्स तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लीव्स का मतलब है पत्ते, तो ये तो गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया लेफ्ट, ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि ये बता रहा है कि पास्ट में, अच्छा अहमद सोच रहा है कि यार उसने अपनी चाबियां पहले कहाँ पे छोड़ी, तो लेफ्ट तो सही है। फिर उसके बाद दूसरा है हैज़ लेफ्ट, क्योंकि पास्ट में, क्योंकि वंडर्ड है उसकी वजह से हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में टाइप ऑफ आ जाता है। फिर आ जाता है हैड लेफ्ट, वो भी पास्ट में है, तो ये सही है। हैज़ और हैड में से हैड आएगा, हैज़ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अभी हो रहा है, लेकिन ये हो चुका है, उसने चाबियाँ पहले छोड़ी थी, इसलिए इसके जो आंसर्स हैं, इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है लेफ्ट, आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप हैड लेफ्ट भी लिख सकते हैं, ये दो, हैड लेफ्ट या लेफ्ट, दोनों में से कोई आप लिख लें। मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पहला आंसर है लेफ्ट और दूसरा है हैड लेफ्ट। फिर दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। अब दूसरे सवाल में ही बिलीव्स ही डैश लॉस्ट देम, मतलब ये कह रहा है इसने है ना, लेट्स से अहमद ही लेते हैं, उसने चाबियाँ खो ली हैं, उसको लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था अभी लग रहा है कि यार चाबियाँ है ना गुम गई हैं। तो सबसे पहले लॉस्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है। लॉस्ट, ही लॉस्ट देम, लेकिन बिलीव वो अभी यकीन कर रहा है, यकीन अभी उसको हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो लॉस्ट नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल है हैज़ लॉस्ट, हाँ ये सही है क्योंकि हैज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए, तो ये सही है क्योंकि प्रेजेंट टेंस। फिर तीसरा है हैव लॉस्ट, हैव क्योंकि प्लूरल है और ही सिंगुलर है, मतलब ही एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब एक ही इंसान है। हैव है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो उसकी वजह से ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे
हैव जो है वो अगर यहाँ पे दे होता या देम हो, दे होते या इट होते, नहीं सिर्फ दे अगर होता, अगर यहाँ पे ही दे बिलीव दे हैव लॉस्ट देम, वो सही होता। अगर यहाँ पे ही की जगह दे होता तो सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे सिंगुलर हमें यूज़ करना है जो है हैज़, तो उसकी वजह से हैव लॉस्ट गलत है। फिर है हैड लॉस्ट भी गलत होगा क्योंकि बिलीव से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस से अभी की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही, पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, तो इसलिए हैड लॉस्ट यहाँ से हट जाएगा और इसका जो आंसर है वो है हैज़ लॉस्ट, और ये हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ये जवाब है इसका। फिर अब तीसरे सवाल पे आते हैं। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट द एप्लीकेंट डैश, अब आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं हैज़ अराइव्ड, हैव अराइव्ड, हैड अराइव्ड एंड विल अराइव। इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका एप्लीकेंट है वो इंटरव्यू देने आया, वो एक जगह पे आ गया है, ठीक है, बस ये है। उसने रिसेप्शनिस्ट जो बंदा जो एक कोई भी रिसेप्शन पे बैठा हुआ तो उसने है ना जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको बोला कि यार जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले जो एप्लीकेंट है वो आ चुका है। अब इससे है ना सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये टोल्ड देख रहे हैं, टोल्ड ये पास्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है हमें जो जवाब देना है वो पास्ट टेंस में ही देना है। तो अब है ना हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है हैज़ अराइव्ड, ये तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि हैज़ क्या है, प्रेजेंट टेंस है, हमें चाहिए पास्ट टेंस में कि यार ये हो चुका है। रिसेप्शनिस्ट जो है उसने पहले से ही बता दिया है कि यार एप्लीकेंट आ चुका है, उसने ऑलरेडी वो बता चुकी है कि एप्लीकेंट आ चुका है, तो हैज़ अराइव्ड तो होगा नहीं, ठीक है। फिर दूसरा आ जाते हैं हैव अराइव्ड, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक शख्स की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे हैज एंड हैड। अगर एक शख्स की बात हो रही है, एक शख्स की कब बात होती है, जब आप आई, यू, ही, शी, इट ये अल्फाज यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि यार एक शख्स की बात हो रही है। और अगर आप कहते हैं दे का मतलब क्या, वो सारे लोग, तो दे से होता यह है कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तब आप हैव यूज़ करते हैं, वो प्लूरल टेंस हो जाता है। तो हमें प्लूरल यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है वो एक शख्स है। अगर एप्लीकेंट्स होता तो बोले बहुत सारे लोग आए तब हम हैव यूज़ करते, लेकिन क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हैव अराइव्ड नहीं यूज़ कर सकते। फिर आते हैं हैड अराइव्ड, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि टोल्ड आपका पास्ट टेंस में और ये सिंगुलर टेंस है, तो उसकी वजह से हैड अराइव्ड सही है। फिर उसके बाद विल अराइव गलत है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, ये जो आपका फ्यूचर है जो होने वाला है, ये कह रहा है कि आएगा लेकिन आ चुका है, तो इसकी वजह से ये गलत है। ये फ्यूचर टेंस है, हमें फ्यूचर नहीं देखना, हमें पास्ट देखना है। तो उसकी वजह से जो आपका जवाब है ना इसमें वो होगा हैड अराइव्ड, तो ये इसका जवाब हो गया। अब चौथे सवाल पे आते हैं। द इंटरव्यू सेज दैट शी डैश फॉर एन आवर, मतलब वो जो इंटरव्यूअर थी वो कह रही है कि यार मैं ना 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है वेट्स। द इंटरव्यूअर सेज दैट शी वेट्स फॉर एन आवर, ये गलत है, ये सुनने में भी गलत लग रहा है यार, वेट्स फॉर एन आवर नहीं, मतलब वेट्स का मतलब ये कि हर किसी के लिए रुकती है, लेकिन ये ऑलरेडी रुक रही है, 1 घंटे से रुक रही है, तो ये गलत है। शी हैज़ वेटेड, नहीं, हैज़ वेटेड गलत है। क्यों, हैज़ वेटेड जो है वो बता रहा है कि यार ये रुक चुकी थी पहले लेकिन वो अभी तक रुक रही है, तो ये गलत है। फिर हैज़ बिन वेटिंग सही है। हैज़ बिन वेटिंग कैसे सही है, यार हैज़ बिन वेटिंग में ये हो रहा है कि यार वो रुक रही है, पहले से रुकी हुई है उस शख्स के लिए और अभी तक रुक रही है, तो उसकी वजह से जो उसका जवाब होगा ना वो हैज़ बिन वेटिंग ही होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो पहले से वेट कर रही है यार एप्लीकेंट आ जाए आ जाए आ जाए, और फिर अभी भी रुक रही है कि यार वो आ तो जाए, इतना लेट हो गया है, ये कहने का मकसद है। तो इसकी वजह से इसका आंसर है हैज़ बिन वेटिंग। फिर आखिरी ऑप्शन देखते हैं हैड वेटेड, ये गलत है। हैड वेटेड क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है, लेकिन यार ये तो अभी तक रुक रही है या अभी तक वेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि यार वो वेट कर रही थी बहुत पहले, नहीं, तो उसकी वजह से इसका आंसर ये नहीं है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे या एकेडमिक किताबें पढ़ेंगे, तो आपका सिक्स सेंस बनता जाएगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है। वरना नहीं तो मैंने रूल्स भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, तो इससे है ना आपकी है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप रूल्स भी बता रहा हूँ और आप है ना पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आपका होता भी जाएगा। और तो
ये हो गया चौथा सवाल। फिर पांचवें सवाल पे आते हैं। आई फेल्ट डैश आफ्टर द मील। अब फेल्ट पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार हमें है ना पास्ट टेंस चाहिए। तो पास्ट टेंस इसमें अगर देखा जाए सिर्फ एक ही आ रहा है, सेटिस्फाइड। ये मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। यार ये फेल्ट देखा मैंने देखा यार ये तो पास्ट टेंस है। अब मैं लिस्ट में गया, मैंने देखा सबसे पहला पास्ट टेंस आ रहा है सेटिस्फाइड, वही देखना है। बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेटिस्फाई ये प्रेजेंट है, सेटिस्फाइंग ये भी प्रेजेंट है, एम सेटिस्फाइड ये भी गलत है। तो उसकी वजह से आंसर सेटिस्फाइड है। अच्छा, आई एम सेटिस्फाइड ये पास्ट है, लेकिन आई फेल्ट एम सेटिस्फाइड गलत है। ये गलत है, एम यहाँ पे नहीं आ सकता, ये गलत है। अगर अगर फेल्ट नहीं होता तो आई एम सेटिस्फाइड सही होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेल्ट पड़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एम सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, तो ये काट दिया हमने, डायरेक्ट सेटिस्फाइड। और फिर उसके बाद फॉर द टीचर, ये आपकी ज़रूरत की नहीं है, ये आप भूल जाएं।